इंट्रोडक्शन और ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए मैं मशकूर हूँ काविश फाउंडेशन का। और ये मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को मैं औरंगाबाद के हिस्टोरिक ऐतिहासिक शहर में जो गुलबर्गा से काफ़ी रेजेम्बलेंस रखता है उसमें बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। एवरीवन हेट्स एवरीवन हेट्स स्पीच बिकॉज इट्स अ मोनोलॉग। एक तरफा बात होती है, दो तरफा नहीं, इट्स नॉट अ डायलॉग। सो इवन आई हेट टू डिलीवर अ स्पीच। सो व्हाट वी वुड डू इज, विच इज़ मोर प्रोडक्टिव, बहुत ज़्यादा मुफीद भी होगा, कि हम बात करेंगे एक दूसरे से। आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा, आप फिर सवाल कीजिए, और ये सिलसिला जिस हद तक भी कायम रह सके उसको मुकर्रर रखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल मैं खुद अपने आप से करता हूं कि मैं कौन हूं और मैंने क्या किया है। मैं शेख तनवीर आसिफ हूं जो गुलबर्गा का रहने वाला था। 1992 में मैं पैदा हुआ, वहीं से सारी तालीम हासिल की 12वीं तक। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करने के लिए बेंगलोर MS रामैया इंस्टीट्यूशन में अपना दाखिला कराया। वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मैंने की। 2014 में मैं ग्रेजुएट हुआ। 4 महीने मैंने मुख्तसर सा ह्यूलेट पैकार्ड HP में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने काम किया। दिसंबर 2014 में रिज़ाइन किया, और 2015 जनवरी से मुसलसल 2017 मार्च तक मैं दिल्ली में रहा सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। ठीक है, और 2016 का जो मेंस एग्जाम था, सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम, उसमें मैंने ऑल इंडिया 25th रैंक लाया और स्टेट 2nd रैंक लिया कर्नाटका स्टेट से। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था। ठीक है, और मेरे वालिद एक कांस्टेबल रहे सारी करियर में। लास्ट के 1.5 साल में वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हैसियत से रिटायर्ड हुए। मेरी वालदा हाउसवाइफ हैं, मेरे 2 बहन और 1 भाई हैं, तीनों शादीशुदा हैं। और मेरी अब गुलबर्गा, औरंगाबाद है ना, इज़ अ मैक्सिमम, एक बड़ा वर्जन है गुलबर्गा का। दक्कन में अगर मुझे कहा जाए तो मैं 3 शहरों का नाम लूँगा, हैदराबाद, औरंगाबाद और गुलबर्गा। हैव बीन सेंटर्स रिप्रेजेंट दक्कन। गुलबर्गा दक्कनी उर्दू का जो उरूज था उसमें भी उसका बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। ख्वाजा बंदा नवाज जो शेख गुलबर्गा में मौजूद थे 14वीं सदी में, मेराजुल आशिकीन उन्होंने किताब लिखी थी। ये कहा जाता है कि वो उर्दू अदब की पहली किताबों में से एक किताब थी। कुछ लोग तो कहते हैं कि पहली ही किताब थी। तो ये मुख्तसर सा मेरा तारुफ था। उसके बाद की तारीफ आपके हाथों। सवाल जी। जी, सच्चा और ऑनेस्ट जवाब अगर मैं दूं तो ये मेरा एक करियर ऑप्शन था। आप जॉब करने के लिए करियर ऑप्शंस चुनते हैं, तो ये मेरा एक करियर ऑप्शन था। लेकिन मैंने इसको क्यों चुना, ये ज़्यादा अहम सवाल है। इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में जब मैं था तो मेरे सामने ये रास्ते थे। पहला, जॉब जो मिला था कैंपस रिक्रूटमेंट के तहत, उसको कंटिन्यू रखता। दूसरा, BE किया था तो MTech के लिए या तो IITs में या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला करवाता। तीसरा, इंजीनियरिंग के ऊपर MBA करता IIM से कैट एग्ज़ाम लिख के, और फिनेंस या मार्केटिंग में अपना MBA कर लेता। चौथा, ह्यूमैनिटीज़ का कोई कोर्स ले लेता जिसमें इंटरेस्ट भी रखता था। पांचवा, सिविल सर्विसेज को ऑप्ट करके एग्जाम लिख के इसको पास करता। छठा, लॉ ले लेता। सातवां, जर्नलिज्म ले लेता। JNU से जर्नलिज्म के लिए मैं ट्राई कर रहा था। तो ये सारे ऑप्शंस थे, और सारे भी थे लेकिन ज़्यादा अहम नहीं है। ये ऑप्शंस को मैंने स्क्रूटिनाइज किया, तोड़ा, देखा कि किसमें मुझे जाना पसंद है और किस फील्ड को मुझे
किस फील्ड को मेरी ज़रूरत है, ये बहुत, दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो जब मैं देख रहा था, मैं बचपन से टीचर बनना चाहता था। जब मुझे कोई पूछता कि आप क्या बनेंगे, तो मैं बोलता कि मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। तो वो भी एक तरफ का पहलू है। जब इवैल्यूएट कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि सिविल सर्विसेज में एज अ डिप्टी कमिश्नर, एज अ रीजनल कमिश्नर, एज अ सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट, कई डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्रीज के, आप एजुकेशन होने दो, हेल्थ होने दो, रूरल डेवलपमेंट होने दो, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होने दो, विमेन डेवलपमेंट होने दो, माइनॉरिटी डेवलपमेंट होने दो, गो ऑन, सारी कैपेसिटीज में काम कर सकता हूँ। और न कि काम कर सकता हूँ बल्कि पॉजिटिव चेंज भी ला सकता हूँ। ठीक, ये क्राइटेरिया था जिसके पीछे मैं अपना सिविल सर्विसेज जो मैंने सेलेक्ट किया उसको रखा था मैंने, वो एक चीज़। और दूसरी तरफ से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से टू गेट इनटू IAS एंड गेट अ होम कार्डर, आई थिंक आई एम द फर्स्ट फ्रॉम गुलबर्गा डिवीजन, एंड फ्रॉम गुलबर्गा माइनॉरिटीज, फ्रॉम द गुलबर्गा डिवीजन, 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, फर्स्ट मुस्लिम IAS ऑफिसर। तो अब है का मतलब कभी कमी थी, और वो शायद इंस्पिरेशन था। ये 2 चीजें थी जिसकी वजह से मैंने सिविल सर्विसेज को चुना। और इंजीनियरिंग में जब मैं रहा था तो मैंने आज ये महसूस किया कि ऑटोमेशन का, इंफॉर्मेशन ज़माना है ना, इंफॉर्मेशन एज जिसे हम कहते हैं, तो ऑटोमेटिव वर्ल्ड है, सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे चल रही हैं। प्रोग्राम, पहले जो दस्तूर हुआ करता था कि अगर किसी चीज़ को आप ईजाद कर रहे हैं, बास्केट बना रहे हैं, पलंग बना रहे हैं, अलमारी बना रहे हैं, तो आप वो प्रोसेस में अपने आप को एंगेज रखते थे, मुब्तला रखते थे। फिर जब वो आपके सामने प्रोडक्ट बन के आता तो उसको देखकर खुशी हासिल होती थी कि ये मेरी चटाई है, ये मेरा बास्केट है, ये मेरा पलंग है। अब देखिए, आप ऑटोमेशन वर्ल्ड ऐसा है कि आप एक एक्टिविटी को बार बार कर रहे हैं, तो आपको ना कि यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर द प्रोसेस, जो प्रोसेस है उसके इम्कान है, आपको उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। और उससे जो हो रहा है, अब कार भी बन रही तो आप नहीं कह सकेंगे कि ये मेरी कार है ना, क्योंकि आपको पता नहीं आप कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो इसके वजह से क्या होता है, आपका ना तो प्रोसेस पे कंट्रोल है, ना प्रोडक्ट पे कंट्रोल है, ना अपने आप पे कंट्रोल है, ना आप सोच रहे हैं, बस ऑटोमेटिक में एक काम करना है आपको बार बार, थिंकिंग क्या है उसमें, ना ही आप दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज मोनोटोनिक एक्टिविटी आपको करना है। जब आप बना रहे होते हैं तो लकड़ी लाओ, काट वो लाओ, या फिर ये करके दो, इसको पेंट करो, उसमें डायलॉग भी होता है, आपके सोशल रिलेशंस भी बनते हैं। इंजीनियरिंग में अनफॉर्चुनेटली नथिंग लाइक दैट। एंड मार्क्स, कार्ल मार्क्स एक पॉलिटिकल थिंकर है, वो कहता है कि आप ऐसे में एलिनेट हो जाओगे, अकेलापन महसूस करोगे। तो आपने सुना होगा कोई इंजीनियर अपनी जॉब से खुश नहीं है, उसकी वजह ये है। मैं नहीं चाहता था कि मैं भी नाखुश होकर अपनी जिंदगी को कोसता रहता, शायद वो भी एक वजह थी जिसकी वजह से मैंने इंजीनियरिंग रहते हुए सिविल सर्विसेज को चुना। और कोई क्वेश्चंस? इट विल डिपेंड ऑन योर क्वेश्चंस, आपके सवाल पे निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा कि मैं किस तरह का, कितना अच्छा आंसर दूं। अच्छा, सबसे ज्यादा डिविडेंड, रिवार्ड या फिर फायदा किस चीज पे, किस सब्जेक्ट पे, किस पार्ट पे लगाने से होता है ना। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप मार्क्स वाइज देखें, ब्रेकेज करें, इंटरव्यू का, मेंस का, ऑप्शनल का, जीएस का, एसए का, प्रीलिम्स का, मेंस के लिए मैं कहूंगा सबसे ज्यादा मेरी नजर में, ये इंडिपेंडेंट थॉट है मेरी नजर में, ऑप्शनल पे आपका ज्यादा रिवार्ड मिलता है, ज्यादा फायदा मिलता है। जितना आप वक्त लगा रहे हैं उसका मल्टीपल टाइम्स आपको उसमें फायदा मिलता है। उसी को अगर आप सेम नंबर ऑफ आवर्स अगर जीएस में लगा रहे हैं तो शायद रिवार्ड कम मिले, क्योंकि इंप्रूवमेंट के चांसेस कम है। मार्क्स जब देती हैं यूपीएससी के करेक्टर इवैल्यूएटर्स, वो रिलेटिवली स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट बहुत कम होता है जीएस में, ऑप्शनल में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आफ्टर ऑप्शनल ऐसे जो लिखना होता है हमें, फिर उसके बाद एथिक्स का पेपर जीएस में, जीएस के 4 पेपर में एथिक्स का पेपर, फिर उसके बाद जीएस के 3 पेपर्स। ठीक है, और किसको आप कितना टाइम दे रहे हैं, ये आपकी कैपेसिटी पे, आपकी अखलियत, जहनियत और पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है,
तो वो वेरी करता है हर इंसान के। तो आप इसके पीछे ना भागिए कि फलां लड़की या फलां लड़का 10 घंटे या 15 घंटे या 20 घंटे लगा रहा है, तो आपको भी शायद वैसा ही कुछ लगाना है। आपकी एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, जो आप जानते हैं उसको नज़र रखते हुए उसके बारे में आपको तय करना होगा कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहिए। तो ये कोई फिगर नहीं है। नंबर्स आर फॉर ह्यूमन ईज। घड़ी बनाई फॉर ह्यूमन ईज। वक्त तो लम्हों में बहता है, कांटों में नहीं, है ना। तो उस तरह से आप अपने आप को समझिएगा और अपनी पर्सनालिटी को समझिएगा और इसी तरह से वक्त दीजिएगा। आपके पहले अटेम्प्ट के बाद जब आपने दूसरे अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो इंट्रोस्पेक्शन के बाद आपको ऐसा क्या लगा कि भाई क्या मिसिंग था फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में, क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए? थैंक्स अ लॉट फॉर सच अ वंडरफुल क्वेश्चन। ये बहुत ज़रूरी है कि जब जिंदगी में किसी का मुक्का लगता है तो आप गिर जाते हैं। अगर गिर के उठना भूल गए तो हार गए। फिर से हिम्मत जुटाई और वापस खड़ा होकर दौड़ना शुरू किया, कामयाबी आपकी है। तो पहले अटेम्प्ट में मैं नाकाम रहा। मैं इसको हार नहीं मानूंगा। आई वुडंट कंसिडर इट एज अ डिफीट। ये बस एक फेलियर था, एक हिस्सा होता है फेलियर सक्सेस का। तो मैंने जो इंट्रोस्पेक्शन में चीजें लिखी, बहुत सीरियस था मैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एंक्शियस एंड बीइंग टेंस्ड। आई वाज वेरी एंक्शियस बिकॉज एक अहम तरीन साल मेरी जिंदगी का मुझे एपरेंट प्रोडक्ट का डिविडेंड नहीं दिया मुझे उसने, उसका मुझे एपरेंट कामयाबी दिखी नहीं मुझे। तो मैंने लिखा, पेपर पे लिखा हाथ से, बिकॉज आई कंसिडर लिखना जो होता है एक सीरियस एक्टिविटी है। बोलना तो एक कैजुअल है, मतलब बोल दिया तो इसी में मियाँ मिट्ठू बन गए, गपशप करते रहे। इट्स नॉट अ सीरियस एक्टिविटी। राइटिंग इज, जब आप लिखते हैं तो दिमाग पे बल पड़ता है कि क्या लिखूं। ठीक है, तो मैंने लिखा, 7 से 8 पेज लिखा मैंने कि क्या गलतियां रही। तो उसका कंक्लूजन ये था, निचोड़ ये था, मगज ये था कि मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में ये चीजें नहीं की थी। पहला, प्रिसीडिंग इंपॉर्टेंस के साथ बोल रहा हूं मैं, ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला, मैंने टेस्ट सॉल्व नहीं किए थे। नंबर ऑफ टेस्ट प्रीलिम्स के लिए मैंने टेस्ट सॉल्व नहीं किए थे, बस 4-5 ऐसे ही टेस्ट के लिए सॉल्व किए, और वो 4-5 तो ना के बराबर है। दूसरे अटेम्प्ट में मैंने 60 से ज्यादा टेस्ट सॉल्व किए थे, मोर देन 60। ठीक है, तो वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट लगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक मशहूर स्विमर तभी बन सकते हैं, तैरने वाले तभी बन सकते हैं जब आप पानी में रहना सीखें। आप गाना चाहते हैं तो गाइए, आप लिखना चाहते हैं तो पेपर पे पेन डालिए, आप पेंट करना चाहते हैं तो कैनवस पे अपने कलम को दौड़ाइए, अपने ब्रश को दौड़ाइए, बात करना चाहते हैं तो बात करते रहिए। तो पानी में रहकर ही तैरना आप सीख सकते हैं। तो उसी तरह प्रीलिम्स को अगर आपको पार करना है तो नंबर ऑफ टेस्ट इतने सॉल्व करो कि आप अपने आप से पूछें कि बता इसके आगे क्या है। ठीक है, तो उतने सॉल्व करना कि इट विल कीप कमिंग। मेंस के लिए भी यही दवा काम आएगी, लिखना। ठीक है, तो मैंने देखा कि मैंने टेस्ट नहीं सॉल्व किए थे, 1। नंबर 2, मैं बहुत इनकंसिस्टेंट था अपने पहले अटेम्प्ट में कि आज कुछ कर लिया तो मतलब किए जा रहे हो, अगले दिन बाहर चले गए। मतलब इनकंसिस्टेंसी बहुत थी। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी के साथ मुझे डायरेक्शन सही नहीं था। मैं किसी स्टडी सर्कल में या किसी फ्रेंड सर्कल में नहीं था, बहुत अकेला था, तो डायरेक्शन बहुत वीक था मेरा। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी के साथ डायरेक्शन बहुत वीक था। प्रॉपर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हैविंग अ गुड फ्रेंड सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, मैंने करंट अफेयर्स को इग्नोर किया था। अगर आपको याद है 2015 पहला ऐसा साल था जिसमें करंट अफेयर्स की बौछार आ गई थी, और जिसने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा वो हिल गया। तो वैसा वो सिनेरियो था, मैंने करंट अफेयर्स को इग्नोर किया था। इसका मतलब ये नहीं कि आप करंट अफेयर्स को इग्नोर मत करो, आप किसी भी एक हिस्से को इतना ना इग्नोर करो कि वो आपके लिए दर्द का हावी बन जाए। ठीक है, आपके लिए इट बिकम्स अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस इफ यू इग्नोर वन एस्पेक्ट ऑफ द एग्जाम सो सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तीसरी वो चीज थी। चौथी चीज ये थी कि ये एक्चुअली तीसरी चीज है, तीसरी को चौथी बना दीजिए। मैं है ना 2 तरफा जंग लड़ रहा था। स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ और यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप इसके लिए भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो यूपीएससी कब करोगे? आईएएस की तैयारी कब करोगे? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी सिंगल माइंडेड, फोकस्ड एंड
वन टास्क, सिंगल टास्क, एक ही काम करना है, बस IAS को निकालना है, मतलब निकालना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो बेहद ज़रूरी थी, जिसको मैंने इम्प्रूव किया। ये बोलने का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, आपको भी शायद पता था कि कामयाबी ऐसे ही कुछ करने में है, लेकिन बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्यों? ह्यूमन डिजायर्स, नफ्स। किसी अल्लाह वाले ने कहा था कि काम, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो पहला कदम नफ्स पे रखो, है ना। व्हाट आई मीन इज कि आप अपने जिस्म को डिसिप्लिन्ड कीजिए। कैसे करेंगे? आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को कैद कर लीजिए एक जगह पर कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं अम्मी के साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। कैद कीजिए जब तक आप निकाल नहीं रहे हैं इसको, इस एग्ज़ाम को आप क्लियर नहीं करते, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी डिसिप्लिन्ड, बिकॉज दोज डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपने बैटमैन मूवी देखी है तो जब वो लीड कैरेक्टर बाहर आना चाहता है उस कुएं से, जिस्म पे उसने रस्सी बांध ली होती है, वो जब फाइनल जंप लेता है तो दैट रोप पुल्स हिम डाउन। आपको भी इसी तरह से जो रस्सी, आप डर रहे हैं ना, जान का खतरा कि इफ आई लूज, शायद अगर ना हो तो, इसीलिए सेकंड अटेम्प्ट चाहिए, इसीलिए दूसरा ऑप्शन चाहिए, इसीलिए ये चीजें मुझे चाहिए। अगर रस्सी को आप निकाल के काट के फेंक दें, अगर आप अपने डिजायर्स को, ये डाउट को काट दें, तो वो जो रस्सी आपको खींचेगी ना, वो बंद हो जाएगी, खींचना बंद कर देगी। तो आप एक फाइनल छलांग लेंगे सीधी कामयाबी की तरफ। तो सवाल क्या था? सवाल सिविल सर्विसेज में पहले अटेम्प्ट को मैंने किस तरह से इंप्रूव किया, वो चीजें बताई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपने जहनियत के साथ अपनी बॉडी में इंग्रेन कर ली थी स्ट्रक्चरली, वो ये थी। क्या बताया मैंने? कि डिजायर्स को अपने कंट्रोल किया। जी जी जी, खुद ही से, है ना। क्योंकि अगर आप अपनी खुद ही को बुलंद करेंगे तब आप लामकाम तक पहुंचेंगे, समझ रहे हो, टुवर्ड्स दैट इन्फिनिट विजडम। अगर आप किसी और से कंपेयर करेंगे तो यू कैन बिकम हिम, आप वो बन सकते हैं, उसकी शख्सियत, जहनियत आप हासिल कर सकते हैं। देखिए, आप जब इंप्रूव कर रहे हैं, आप जब लिख ही रहे होते हैं, जब आपको अंदाजा लग जाता है कि क्या गलती की है, जब भी अंदाजा लगता है, क्योंकि 25 साल आपने अपने जिस्म को समझा है, इवैल्यूएटर ने नहीं। 25 साल आपने अपने जहनियत को समझा है, इवैल्यूएटर ने नहीं। तो जब आप लिख ही रहे होते हैं तो आपको अंदाजा लग जाता है कि दीज आर द एरियाज इन विच आई एम नॉट इंप्रूविंग। अगर आपको फिर भी ना पता चले कि एरियाज ही क्या हैं, तब आप ये कर सकते हैं, किसी टैलेंटेड या फिर किसी अच्छे को एस्पिरेंट को बताएं, ही इज द नेक्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज ही इज सेलिंग इन द सेम बोट एज यू आर सेलिंग। थर्ड कम्स द टीचर, समझ जाए। तो इवैल्यूएशन भी शुड बी सच। अच्छा, इवैल्यूएशन, हाँ। मान लीजिए आपने अगर एक टेस्ट लिखा प्रीलिम्स का 2 घंटे के लिए, 4 घंटे उसकी आंसर की देखी, आंसर इवैल्यूएट किए, ठीक है, 2 into 2। फिर बाद में आखिरी 4 घंटे जो हैं आप देखेंगे कि किस एरियाज में आप कंसिस्टेंटली वीक होते जा रहे हैं सब्जेक्ट्स में। तो उसकी किताब उठा ली, फास्ट से रिवीजन मारा। ओके, देयर इज दिस सब्जेक्ट कॉल्ड हाउ टू रीड अ बुक। A very fantastic thing that you have to encounter कि कॉम्प्रिहेंड कैसे करना है, किस तरह की टॉपिक कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनानी है, डिफरेंट बुक्स को कैसे पढ़ना है, ऑप्शनल में आइडियाज को कैसे प्रेजेंट करना है। ये किताब है मॉर्टिमर एडलर की, शायद अगर आप इनिशियल फेजेस में हैं तो उसको जरूर पढ़िए। अ वंडरफुल बुक, ठीक है। ये क्या बताएगी कि किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में हमें सिखाया नहीं गया अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो बुक, किताबें पढ़ने के भी तरीके होते हैं। देयर इज वन थिंग कॉल्ड स्किमिंग द बुक, वन थिंग कॉल्ड एज फोटोकॉपीइंग द बुक, ओके, एंड देयर इज सेकंड रीडिंग, एनालिटिकल रीडिंग, देयर इज सिंटॉपिक रीडिंग इन विच यू रीड अ बुक एंड कॉन्ट्रास्ट दैट बुक विद सम अदर बुक्स, है ना। तो मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू हैव वंस इन अ मंथ और वंस इन अ वीक ऐसा सेशन रखता था कि मैं मल्टीपल बुक्स पढ़ता था, इसी तरीके से जिस तरह से मैं सीखा था पढ़ना। 1 घंटे में एक किताब पढ़ डाली। मान लीजिए एक किताब है जिसका नाम है विजन 2020 बाय APJ अब्दुल कलाम।
ठीक है, उसमें एक चैप्टर है, मैंने बस पढ़ा नहीं है किताब, परसों ही हाल ही में किसी ने गिफ्ट किया तो खोल के देखना, हुआ उसी पेज पे आई एम टेलिंग हाउ टू यूज अ बुक। केमिकल्स अ मॉडर्न वेपन, एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। अब बिना पढ़े ही यू कैन अंडरस्टैंड दैट ही इज क्रिटिसाइजिंग द मॉडर्न यूसेज ऑफ केमिकल्स टू द एक्सटेंट दैट दे हैव बिकम केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स एंड वेस्ट डिस्पोजल हॉस्पिटल से, केमिकल इंडस्ट्रीज से। इट्स फॉर यू टू यूज। नाम किसका दे रहे हैं? कलाम साहब का। नाम उनका दे रहे हैं, काम आपका है। दिस इज हाउ यू यूज बुक्स। एक और बुक है मिलान वैष्णव की, व्हेन क्राइम पेज। उसमें लिखते हैं कि इलेक्टोरल सिस्टम में क्रिमिनलाइजेशन कैसे हो रहा है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कैसे हो रहा है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक व्हेन क्राइम पेज खुद ही अपने आप में एक लेसन है कि ये नेता लोगों को क्राइम है ना डिविडेंड दे रहा है। क्यों? फास्ट रिवार्ड मिल रहा है। किसी कंस्टिट्यूएंसी में अगर वो हैं तो सीधा जाते हैं, उस गुंडा पॉलिटिशियन को बोलते हैं कि फला इसमें नाली नहीं बन रही, तो बस एक कॉल करेगा, झट से रिजल्ट। अथॉरिटेरियनिज्म में रिजल्ट जल्दी आते हैं, डेमोक्रेसी में स्लो आते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस होता है डेमोक्रेसी का। ये सारी चीजें डेलिब्रेशन आपके हाथ में है, किस तरह से यूज करें। समझ रहे हैं? दैट इज हाउ टू रीड अ बुक एंड व्हाई आई यूज्ड इट। आई यूज्ड इट फॉर यूजिंग द रिसोर्सेस यू हैव। इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, किताबें आप कैसे पढ़ रहे हैं, ये डायनामिक बनाएंगे आपके आंसर्स को, है ना। तो दिस इज हाउ यू रीड बुक एंड यूज दैट इंफॉर्मेशन इन योर आंसर्स। ऑप्शनल चूज कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल सिलेक्शन, इट्स लाइक ऑन अ स्मॉलर स्केल एज लाइक सेलेक्टिंग योर वाइफ और हस्बैंड। क्योंकि एक बार पकड़े रहे तो आपके यूपीएससी के सारे सफर तक जिंदा रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत जल्दी ही इसको सेलेक्ट कर लिया था। जब मैं गुलबर्गा से दिल्ली जा रहा था तब मैंने सोचा कि पॉलिटिकल साइंस वुड बी माय कंपेनियन। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहरों की मौजों में वो इस्तराब नहीं। तो पॉलिटिकल साइंस एक बड़ा ऑप्शनल माना जाता था, वास्ट ऑप्शनल, एक तरह से तूफान ही है। एंड आई वांटेड दैट टू बी माय कंपेनियन बिकॉज छोटा सिलेबस ऑन वन हैंड एंड रिवार्ड्स दैट आई गेट वाज सेकेंडरी। द इंटरेस्ट आई हैव इन द कंपेनियन वाज मोर इंपॉर्टेंट। दैट इज द वे यू शुड सेलेक्ट योर ऑप्शनल। और मेरा जो है स्कोर ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस में 326 आया है। आई थिंक दिस ईयर हाईएस्ट स्कोर इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई आई गॉट AIR 25। मैंने कहा ना, बहुत अहम तरीन चीज है। सारे टॉपर्स का आप जो है ना मार्क्स कार्ड चेक कर लीजिए, आपको उनके ऑप्शनल में मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। ऐसा ना कीजिए, मेरे एक दोस्त हैं जिनने पहले अटेम्प्ट में ज्योग्राफी लिया, दूसरे में उर्दू ऑप्शनल, तीसरे में साइकोलॉजी। ये मतलब एग्जाम है या फिर ये आपकी स्कॉलरशिप की जर्नी। एक सेट पैटर्न है, आपको सही से ऑप्शनल लेना है और उसी में मेहनत करनी है। तो सेलेक्ट करने के टाइम पे ही आप शार्प अंदाज से केयरफुली ऑप्शनल सेलेक्ट कीजिए। क्या क्राइटेरिया होने चाहिए? 3। पहला, इंटरेस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। दूसरा, सेकेंड इज डायरेक्शन इन दैट ऑप्शनल, रिसोर्स मटेरियल, टीचर टू गाइड यू, फ्रेंड टू गाइड यू, स्टडी सर्कल टू गाइड यू। और तीसरा, marks that option is getting, length of the syllabus, overlap of the syllabus of your optional with GS। ये सारी चीजें देखेंगे आप, 3 चीजें। What are the qualities required to be a human? हाँ, नहीं, आई एम आस्किंग यू कि इंसान बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज इंसान के पास होनी चाहिए? इंसानियत, कॉमन सेंस। देखिए, आपके पास कुछ भी क्वालिटी हो, खुदा ने आपको आपकी क्वालिटीज के साथ बनाया है। जब आपको पैदा करने का इरादा मंजूर हुआ तो आपके अंदर वो काबिलियत के साथ पैदा किया है, तो उसी काबिलियत के साथ आप सिविल सर्वेंट बनेंगे।
पंक्चुअल होना है, ऑनेस्ट होना है, ये तो सारी चीजें पता है. सच्चाई, यू नो, दिस थॉट कॉल्ड एज डू नॉट थिंक दैट ट्रुथ बिलोंग्स टू यू, ऑलवेज थिंक दैट यू बिलोंग टू ट्रुथ. ट्रुथ आपकी मोनोपोली नहीं है कि आप बोल दिए सच्चाई हो गई. आप सच्चाई की तरफ जा रहे हैं. अगर आप सच्चे बन रहे हैं, सच्चा बनना चाहते हैं, तो आप सिविल सर्वेंट जरूर बन सकते हैं. दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बिकॉज मोटिवेशन कम्स इंटरनली. अगर आपको मैं मोटिवेटेड लग रहा हूं या फिर आपको मोटिवेशन टॉक देने वैसा लग रहा हूं, तो ये एक्सटर्नल है ना. एक्सटर्नल प्राइमिंग बहुत कम काम आती है. इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज्यादा देर तक आपका साथ देती है. जिंदगी न मिलेगी दोबारा, ऐश करो, या जिंदगी न मिलेगी दोबारा, फिक्र करो. आप बताइए कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है? अगर आपके पास एक ही मौका होता जिंदगी जीने का, तो आप नॉन सीरियस एक्टिविटी नहीं करेंगे. क्योंकि आप देख रहे हैं कि गरीबी कितनी है हिंदुस्तान में. आप देख रहे हैं कि मजबूर विडोड वुमेन कितनी है. आप देख रहे हैं कि अपाहिज ऑर्फन यतीम बच्चे कितने हैं. आप देख रहे हैं कि उन गांवों में लोग भूखे कितने सो रहे हैं. ठीक है, तो आप ऐश नहीं करेंगे. अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप ऐश नहीं करेंगे, फिक्र करेंगे. तो दैट इज द थिंग विच मोटिवेटेड मी. वन चांस, वन टाइम, बी सीरियस. पहली बार कब सोचा? हाँ, 2014 फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग सोचा. और इसी के जरिए मैं एक और चीज भी बोल दूं, डगमगाया. जॉब ज्वाइन करूं या यूपीएससी ज्वाइन, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूं, प्रिपरेशन ज्वाइन करूं. 4 महीने जॉब किया. एक कश्ती पकड़ ली थी जिसमें मजा नहीं आया. तभी पता चला कि एलियनेट हो रहा था, तो वो कश्ती छोड़ दी, सिविल सर्विसेज की कश्ती पकड़ ली. तो डगमगाइएगा मत. सिंगल फोकस, ऑलवेज बिलीव. हमेशा आप याद रखिए कि खुदा ने आपको बनाने का जब इरादा मंजूर हुआ तभी बनाया, खुवत के साथ, काबिलियत के साथ. तो आप हर चीज कर सकते हैं. सिविल सर्विसेज तो छोटी चीज है. ठीक है, तो मैंने इरादा फाइनल ईयर में बनाया, डगमगाया नहीं. स्टार्टिंग में डगमगाया, फिर बाद में 2014 के दिसंबर में रिजाइन किया. 2015 से 2.5 साल मैं दिल्ली में रहा. अपने आप को मैंने एक अजीब सा जानवर बना दिया था. मैं ऐसा हूं नहीं, मैं ऐसा था नहीं. जिस तरह से मैंने हमदर्द स्टडी सर्कल में 1 साल गुजारा. जब लोग खाना खाने जाते थे तो मैं नहीं खाता था, पहले जाता था, जल्दी जल्दी खाना खाता था, निकल जाता था. लोग एक्सरसाइज नहीं करते थे तो मैं एक्सरसाइज करता था. बहुत कम लोग करते थे, निशान भाई तो डेली करते हैं. तो लोग दूसरे ऑप्शनल वालों के साथ उनके ऑप्शनल में बात नहीं करते थे, मैं उनके ऑप्शनल में ही बात करता था. तो कुछ चीजें थी जो मैंने अपने लिए चुनी थी और मैं वो करता था. लोगों को लगा कि शायद मैं एक नर्ड सा, एक इंट्रोवर्ट सा हूं. लगे. जिस चॉइस ने, जिस डिसीजन ने मुझे ये फायदा दिया, मैं उसके लिए खुश हूं. और आज मैं सभी से बात करता हूं. जब भी सभी से बात करता था, लेकिन थोड़ा सेल्फ इंटरेस्टेड था. सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब सेल्फिश नहीं. मैंने जो प्लान बनाया था मैं उसके हिसाब से चल रहा था. जब मुझे कोई मदद मांगने आता था तो मैं उसको इनकार नहीं करता था. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंटरेस्टेड एंड सेल्फिश. Muhammad Ali, the legendary boxer who died last year, used to initially say that I am the greatest. I am the greatest. On one hand, you should have the belief that you are strong. But at the later part, when he accepted a religion called Islam, he said, no, I am not the greatest. God is the greatest. So if he is the greatest, nothing else can be greatest. I mean, greatest, it can be greater, but not greatest. So the one who created you gave you that ability. There's no question of you not achieving it, on one hand. On the second hand, it's very important for you to realize that
इम्पॉसिबल जो बोलते हैं ना कि इम्पॉसिबल इज जस्ट अ बिग वर्ड, अगेन मोहम्मद अली सेज दिस, थ्रोन बाय स्मॉल पीपल who find it difficult who find it easier to live in a world in which they are given rather to explore new ideas, face the challenges and succeed. तो ये जो रियलिस्टिक पीपल होते हैं ना कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, नहीं कर सकते, दूसरा कोई ऑप्शन चुन लो, फाइनेंशियल नीड्स हैं, मदद करने वाला कोई नहीं, आपको पार्शलिटी है इस एग्जाम में, ये सारे लोग रियलिस्टिक लोग बस नाम के रियलिस्टिक हैं. ये सारी आपको जो इम्पॉसिबल वर्ड्स आपके ऊपर फेंक रहे हैं, आपको दबा रहे हैं, आपके जहनियत के ऊपर जो डब्बा लगा हुआ है उसको और छोटा कर रहे हैं. आपका हक बनता है कि उस डब्बे को तोड़ें, अपना दिमाग खोलें और आगे बढ़ें. मैं ये कहता हूं कि कोई चीज बड़ी नहीं होती, आपकी सोच बड़ी होती है. समझ रहे हैं आप अगर बड़ा सोच रहे हैं तो हर चीज कर सकते हैं. और डरिएगा नहीं किसी भी चीज में. लोगों को डर होता है कि यूपीएससी शायद मार्क्स ना दे मेरे बैकग्राउंड को देख के, ये ऐसा नहीं करती. इनफैक्ट मैं बोलता हूं कि आप अपना जहन खोलिए. उर्दू बचाने का ये भी तरीका हो सकता है कि उर्दू को देवनागरी स्क्रिप्ट में पढ़ा जाए ताकि नॉन मुस्लिम ऑडियंस भी उसको पढ़े ना. बचाना है आपका अगर, तो बंद मत रखिए कि शायद मैं एक पर्शियन स्क्रिप्ट में ही उसको जिंदा रखूंगा. अगर आप रिजिड रखेंगे अपने आप को तो इस बदलते माहौल में जिंदा नहीं रह पाएंगे. उम्मीद हमेशा रखिए, दिमाग को खोलिए, हर चीज छोटी है, हर कोई चीज आपके एबिलिटीज से, आपके बनाने वाले से बड़ी नहीं है. For civil services. Okay. Education system should be as broad as possible. Shouldn't condition animals to become a particular, to come up with particular trait. That way we are killing diversity. Aldous Huxley, in his book A Brave New World, राइट्स. ये सारी चीजें जब आती है ना, इसको भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए. इट हेल्प्स यू इन सेज दैट इन फ्यूचर तो 2050 में एक मशीन रहेगी जिसमें इंसानों को डाला जाएगा, जीन एडिटिंग होगी, लेबर क्लास के इंसान बनाए जा रहे हैं, नोबल क्लास के इंसान बनाए जा रहे हैं, लीडर्स बनाए जा रहे हैं. तो ऐसा माहौल बनेगा. तो ये एक मिनिचराइज वर्जन लगता है मुझे कि आप बच्चे के एजुकेशन के साथ खेल रहे हैं. कुछ लोग एमबीबीएस के लिए खेलते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग के लिए खेलते हैं, तो हम शायद सिविल सर्विस के लिए खेल रहे हैं. ये नहीं करना चाहिए. बेसिक एजुकेशन फॉर अप टू 12th शुड बी फॉर हिम टू डिसाइड. तब जाके डिसाइड करेगा कि क्या लेना है. तब अगर उसकी ख्वाहिश आईएएस में बनती है तो वी कैन चैनल हिम टू टेक अ बीए, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पवैड, व्हाटएवर, है ना. कुछ भी पहले से ही दबा के अगर बता दें कि यही रियलिटी है तो वो उस गुफा का मरीज बन के रह जाएगा जिसके लिए रियलिटी बस उस हद की चीजें हैं. कभी उजाला नहीं देखा, कभी रंग नहीं देखे, कभी जानवर नहीं देखे, कभी किसी रोशनी से दीदार नहीं किया, तो हम उसको उस गुफा का कैदी नहीं बनाना चाहेंगे. आजाद है जी, बोल के लब आजाद हैं तेरे, जी जिंदा रह के आजाद है तू. दो आंसर्स. ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था मेरे लिए. आई ऑलवेज हैड अ कॉस्मोपॉलिटन थिंकिंग. आई वांटेड टू लर्न अरेबिक, बी thinker in international relations in West Asia, be a diplomat in that area. And on the other hand, in this capacity, I had a great depth and diversity. I wouldn't have got in any other service. Cross ministry, cross state, cross districts, cross language, cross religion, and go on. You will get a chance to be there. If you want to be in UNO, an IAS officer can go there. Be a part of RAW, you can be there. So it has a lot of scope. So it was a difficult choice for me to make. Second option is why IAS as first option. Social pressure maybe. Socially desired चीज अगर कुछ बना दें तो अगर गधा बहुत बड़ा है, सारा अगर सोसाइटल एक्सेप्टेंस है तो मैं गधा बनना पसंद करता. ऐसे ही हमारे समाज का कुछ लेना देना है ना. तो शायद honestly speaking both are part, but I was divided in these two.
लास्ट पार्ट का जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि वो वेरी करता है पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी। स्टार्टिंग की चीज़ें मैं बताऊंगा। मैंने प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए दो अप्रोच थे मेरे। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच था क्योंकि आपको मार्क्स इन दोनों के मिल रहे हैं, है ना, वो था। प्रीलिम्स आई न्यू दैट इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। I knew that it was most difficult part. I solved a lot of tests in this, more than 60 tests from vision and insights. ठीक है, तो मेरा इसमें क्या था कि मैंने स्टेटिक पार्ट को, I reduced down the number of books I have to read. मैंने इसको ना छोटा किया था सारी तरफ से, बेसिक NCERT और set of some books. If you want to tell me, I will tell you. NCERT की बुक्स को छोड़ के 11th-12th से मैंने हिस्ट्री की नई टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ी, ओल्ड NCERT की हिस्ट्री की पढ़ी, 3 जो हैं, आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा और विपिन चंद्रा। ठीक है, इसके साथ मैंने शंकर की IAS पढ़ी, शंकर IAS एनवायरनमेंट के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने श्रीराम की वो जो नोट्स थी वो पढ़ी। ठीक है, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने अर्जुन देव पढ़ा। ठीक है, और फिर पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा। ऑप्शन के लिए मैंने DD बसु पढ़ी थी, लेकिन ऑप्शन के लिए पढ़ी थी। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा। ठीक है, NCERT के साथ, और आर्ट्स के लिए मैंने सिंघानिया को ऐसे ही ग्लांस किया था, नितिन सिंघानिया। ठीक है, और टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज। अब बात आती है प्रीलिम्स और मेंस, है ना, इंटीग्रेटेड चीज है, इसको अकेला नहीं पढ़ा जाता। सिर्फ लास्ट के 2 महीने में आप टेस्ट लिखिए, लेकिन प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड रखिए। और आप जब नोट्स बनाते हैं तो मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर से नोट्स ना बनाइए, बड़ा लेबोरियस एक्टिविटी है, 3-4 घंटे दिन के ले लेगा। आप विजन IAS है, जो भी मंथली मैगजीन है, उससे नोट्स बनाइए फॉर करंट अफेयर्स। फायदा ये होगा कि आपको, है ना, स्टार्टिंग की चीजें जो क्या पढ़ना है, किस चीजों को लिखना है, क्या नोट बनाना है, उससे आप दूर रहेंगे। वो एक्टिविटी किसी और को आपने डेलीगेट कर दी, और उसके साथ साथ आपने अपने सोर्सेस को रिड्यूस कर दिया, यहां से भी दबाया और वहां से भी दबाया। आप मैनेज कर सकेंगे। ये एग्जाम में इतना सारा पढ़ना होता है कि आप मैनेज नहीं कर सकते, अकेला इंसान मैनेज नहीं कर सकता। लास्ट में समंदर में बैठे हैं, मेंस का आंसर लिखना है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है। तो मैंने मेंस के लिए क्या किया था, आई हैड अ नोटबुक, उसको मैंने पार्टीशन किया था सेक्शंस में, इकोनॉमी, पॉलिटी, लाइक दैट। और मैं इसमें, है ना, कुछ भी गार्बेज नहीं लिखता था, ओनली दोज फैक्ट्स, FACTS फैक्ट्स, विच आई वुड यूज टू आस्क माई सेल्फ कि मैं इसको क्यों लिख रहा हूं, कहां यूज करूंगा, और लिखता। और जब भी लिखता तो उसको मैं याद कर लेता। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता कोई, तो मेरे पास रेडी फैक्ट्स होते थे। मान लीजिए वाटर पे क्वेश्चन आया, वाटर पे मेरे पास 2-3 फैक्ट्स हैं कि WHO says that by 2050 India will have 50% more severe water stress। ठीक है, और इसी तरह से जो ग्राउंड वाटर टेबल है, आई फॉरगॉट द सेंटीमीटर, 0.1 और सम सेंटीमीटर पर ईयर घट रहा है, इसी ने किया। तो दीज आर द फैक्ट्स which you begin with। वाटर को इंट्रोड्यूस किया था, क्राइसिस सीवियर से इन लातूर, उस्मानाबाद, तेलंगाना बता दिया। फिर the following facts would be elaborative on that। फिर बाद में जब तक आपको सोचने के लिए टाइम मिलेगा to go on that। ये मेरा मॉडल था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, फैक्ट्स लिखा, बीच में क्रिटिकल एनालिसिस की कंक्लूजन लिखा। टाइम नहीं होता तो टाइम मिलने के लिए मैं वो करता। ठीक है, वो मेंस के लिए। और इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन थी, है ना। प्रीलिम्स के लिए नोट्स मैंने नहीं बनाई थी, मैं बार बार पढ़ता रहा। एक्चुअली आई फाउंड इट लिटिल डिफिकल्ट टू मेक नोट्स, लेकिन बहुत सारे बंदे नोट्स बनाते हैं। मैंने पॉलिटिकल साइंस की नोट्स बनाई थी क्योंकि एज आई सेड डिविडेंड बहुत ज्यादा है, बीइंग स्मार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर न्यूज़पेपर की नोट्स बना रहे हो जो यूज ही नहीं कर सकते, वेस्ट, इफ नॉट वेस्ट लेस यूजफुल। ठीक है, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस की इतनी अच्छी नोट्स बनाई थी, मेरे दोस्त हंसते हैं। एक हथेली जितना पेपर होता था, उसमें मान लीजिए अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में 6 थिंकर तो 3 इसमें होते थे, पीछे 3 और 6 थे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हाथ में छोटा छोटा लिखता था, हंसते थे लोग, तो मैं भी हंसता था। आई यूज टू मेक सच नोट्स, और उसके साथ साथ आई हैड माई नोट्स रेडीली रेकन्ड, उसको रेडी रखने की तरह मैं यूज करता था। वो हो गया। अब इंटरव्यू का कैसा है ना, मेंस में राइटिंग एबिलिटीज और ओरल एबिलिटीज, स्पीकिंग एबिलिटीज एक साथ नहीं सीख सकते, पर्सनालिटी में डेवलप होती है। तो ये ना, ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो मैं इंटरव्यू में कैसा आंसर दूंगा, इमेजिन करते रहिए। इफ समवन कम्स फ्रॉम सिविल सर्विसेज, टॉक टू हिम। वो ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया जो होता है ना, उसको तोड़िए जहन से कि बड़ा इंसान है, कैसे बात किया जाए, मैं तो इतनी छोटी हूँ, या फिर मुझे पता नहीं है,
मैं इससे कैसे बात करूं, ये जो आपके जहनों में होता है ना, इसको कुचल डालिए, बहुत दूर तक जाएंगे इंटरव्यू में, ठीक है। फिर मेंस में आप एक भी आंसर को छोड़िएगा नहीं। लास्ट में मैकब्राइड कमीशन क्या है और उसकी रिकमेंडेशंस या फिर उसके फीचर्स क्या है, कुछ पता ही नहीं था, ऑनेस्टली नहीं पता था। तो मैंने क्या किया, यूनेस्को निकालता है वो, तो मैंने यूनेस्को के ऊपर 4 लाइन लिखा, 4 पॉइंट्स। आधा भी मार्क्स अगर मिले, 1 मार्क्स मुझे अगर मिला है यहाँ पे, मान लीजिए अगर 2 मिलते तो मेरा रैंक मुजम्मिल खान से ज्यादा होता। मेरा रैंक 25 है, उसका 22, उसका 1 मार्क्स ज्यादा है मेरे से। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे पता है इसका नाम और मार्क्स, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मकसद ये है बोलने का कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे आंसर लिखे। मैंने एक भी आंसर नहीं छोड़ा था, एक भी नहीं, पता ना भी हो तो लिखा था कुछ ना कुछ जो यूजफुल है उस आंसर में, ठीक है। और मेंस के लिए खासकर आई वॉज ओपन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? डिफरेंट ऑप्शनल्स होते हैं ना। मैं इंटरव्यू लंच के टाइम पे या फिर बाहर जॉगिंग के टाइम पे, वॉकिंग के टाइम पे, टेस्ट में जब जाता था लिखने के लिए, उन पे अलग अलग ऑप्शनल के बच्चों के साथ बात करता था कि फ्रॉइड क्या कहता है ह्यूमन बिहेवियर पे। ह्यूमन बिहेवियर, फ्रॉइड, नथिंग टू डू विथ पॉलिटिकल साइंस एज फार एज द ऑप्शनल इज कंसर्न, बट देन येट ही हैज अ लार्ज बियरिंग ऑन मार्क्सिस्ट थॉट। किस तरह से ग्रामशियन थॉट वहां से आई थी, बहुत जार्गनिस्टिक है लेकिन इट हैज बियरिंग। बिहेवियरलिज्म बोलते हैं कि साइंटिफिक एलिमेंट्स आना चाहिए स्ट्रक्चर को समझने में, साइंटिफिक मॉडल्स बनाना चाहिए, ऐसा। ये एंथ्रोपोलॉजी से डेवलप हुआ था, ठीक है। मेलानोव्स्की एंड रैडक्लिफ, एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल है, वो बोलेंगे। तो मैंने उनसे जब बात की तो इस तरह यहाँ से शुरू हुई। तो आंसर में लिखा, बिहेवियरलिज्म में जब क्वेश्चन आया था तो स्टार्टेड फ्रॉम दी साइंसेस, प्योर साइंसेस लाइक साइंस, वहां से शुरू हुआ बिहेवियर का, ह्यूमन बिहेवियर समझना। फिर बाद में एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी में आया, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस ने भी चुरा लिया। मेक्स योर आंसर मोर ब्यूटीफुल। पबैड का इसी तरह से एफ.डब्ल्यू. टेलर है, फॉलेट है, वुड्रो विल्सन है, उसके बारे में बात कीजिए। वेबर है सोशियोलॉजी में, डर्किम है, मार्क्स है, ठीक है, और टार्गेट पार्सन है, उसके बारे में बात कीजिए। आपसे लेना देना कुछ नहीं है उसका, आपके ऑप्शनल्स हैं, वो भी यू लर्न देयर। जब आप उसको पढ़ेंगे, मार्क्स का क्लास का कंसेप्ट है, वेबर का भी क्लास का कंसेप्ट है। अगर क्लास पे क्वेश्चन आया, व्हाट इज क्लास, क्लास स्ट्रगल की बात करता है मार्क्स, क्लास पे क्वेश्चन आया तो वेबर से कॉन्ट्रास्ट कीजिए, योर आंसर बिकम्स मोर ब्यूटीफुल। सो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। दिन भर पढ़ के आता है, थका मारा, लंच के टाइम पे बैठता है, यार तनवीर कुछ बता दे। बताऊँ क्या पढ़ा जो ऑप्शनल में तूने? मैंने यार ये डर्किम पढ़ा मैंने। अरे ये क्या बोलता है सुसाइड पे? थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए उससे पहले। आप अगर इरादा मान के चाहिए कि आज सोशियोलॉजी के बच्चे पे बात करूंगा तो थोड़ा रिसर्च करके जाइए डर्किम सुसाइड के बारे में क्या बोलता है। ही विल से लॉट ऑफ थिंग्स। कितना पढ़ा रहता है दिन भर, उसमें से 2 चीज याद रखिए, मुफीद है आपके लिए। दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, दैट मेक्स योर आंसर मोर ब्यूटीफुल। That is how I divided prelims, mains, and also interview, and that is how it was integrated. Make sense? आपने सुना होगा काफी मशहूर तैरने वालों को कि तैरना, इतने स्ट्रोक्स आपने कहां से सीखे? कहेंगे पानी में। So if you want to get answer writing tips right, आप अपने आप को जो 20-22 साल से या 25 साल से जान रहे हैं, उससे बेहतर मैं आपको नहीं जान सकता। समझ रहे हैं? तो मैं बस ये स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो दिखाया था मैंने, बस यही है। और टिप्स में ही सबसे बड़ा टिप यह है कि राइज एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल, बी इन द वाटर। उसी में समझेंगे कि आपको क्या खराब आता है। यू विल इवॉल्व, एक नया सा नमूना, एक नया जानवर पैदा करेंगे आप, जिसको लोग देखना पसंद करेंगे। समझ रहे हैं? आपको क्या अच्छा लगता है? वही बेहतर है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर कंफर्टेबल विथ। बस आपने एक बेसिक आउटलाइन दी, एक अच्छा सा एक्सेप्टेबल नमूना दिया, तो एवरीथिंग इज फेयर। ऑप्शनल में ट्राई कीजिए कि पॉइंट्स को कम यूज करें। ऑप्शनल में, ऐसे में, जीएस में लगा के पॉइंट डालिए, टाइम ही नहीं होता, 5-6 मिनट में आंसर लिखना होता है, पॉइंट्स ही ज्यादा बेहतर हैं। ताकि अगर उसको एक बोगस दिखे तो कम से कम 1 पॉइंट काटे, उसने सारा आंसर ना काट दे। तो राइट इन पॉइंट्स, राइट अ स्मॉल कंक्लूजन एंड राइट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, यूज फैक्ट्स, इट मेक्स योर आंसर मोर ऑब्जेक्टिव।
health. I think Abraham Lincoln says that if he is given a number of days, he would spend the initial many days to sharpen the axe. If he is given a task to cut the tree, okay, and then he would use the last few days in cutting the tree, and it becomes so much easier to cut the tree. Maintaining your health is sharpening your axe, giving time for your brain to re-energize itself. आपने महसूस किया होगा 2-3 दिन पढ़ने के बाद एक नम सा हो जाता है जहन, कुछ घुसता ही नहीं. सीधी सी बात है, जब खाना खाते हैं आधा घंटा बाद बायोलॉजिकल सिस्टम बहुत स्ट्रांग होते हैं, सारा आपका एंजाइम्स और जो है ना मेंटल स्ट्रक्चर डाइजेशन पे लगा हुआ होता है. उस टाइम पढ़ना निहायत ही बुरा आइडिया है. गिव टाइम फॉर योर बायोलॉजिकल सिस्टम. बात कर लीजिए अम्मी से चलते चलते टहलते टहलते या बस से टहलते टहलते. ठीक है. 1 2 मेंटेनिंग योर हेल्थ. इवनिंग्स पे मैं बास्केटबॉल खेलता है या फिर जॉगिंग करता या फिर वॉकिंग करता. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गिव्स पीस टू योर ब्रेन. और हर फोर्टनाइट आई यूज टू रिजर्व 1 डे फॉर अ फ्रेंड. बाहर चले गए उसके पास, वहीं पे खाना बनाया, खा लिए और वापस आ गए. हम क्या करते हैं पता है कि किताब के सामने 20 घंटे बैठना शायद हमारे लिए कामयाबी है. नहीं, वो नहीं है. द नंबर ऑफ आवर्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ अ बुक इज मीनिंगलेस इफ यू डू नॉट गेट एनी रिवार्ड आउट ऑफ इट. तो हमें लगता ही है ना कि इतना रेजिमेंटेड थॉट हो गया है कि बस पढ़ते रहिएगा. डायनामिज्म को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. दूसरों से बात करना वेस्ट ऑफ टाइम, जॉगिंग करना वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज इतना मैकेनिकल स्ट्रक्चर बन गया है. दे से कॉम्पिटिशन गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द वर्स्ट ऑफ ह्यूमन. तो इसमें इतना पागल हो जाते हैं कि कभी कभार अम्मी से बात करना भूल जाते हैं, अब्बा से बात करना भूल जाते हैं, दोस्त अहबाब से बात करना भूल जाते हैं, अपने जिस्म के बारे में फिक्र करना भूल जाते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. That way you keep your mental abilities structured, energized, and you are doing different. अच्छा, नोट्स तैयार नहीं तो इतना डर क्यों रहे हैं? पहली बात तो डरना. हाँ, अच्छा. ऑन लाइटर नोट, अगर आपने जीएस के लिए नोट्स नहीं बनाई है, वेरी फाइन. एक काम कीजिए, बस ये जो मैंने बताया था ना, बस ये कीजिए. सब्जेक्ट, एक बुकलेट को सब्जेक्ट में बांट दीजिए. विजन करंट अफेयर्स को जब पढ़ रहे हैं या इनसाइट्स करंट अफेयर्स को जब पढ़ रहे हैं, उन फैक्ट्स को जो आप सोचते हैं कि यूज करेंगे, सारी चीज नहीं. इसने उसको गाड़ी से मार दिया, टोल नाके में मैंने इसने ये कर दिया, ये सारी चीजें नहीं. जो फैक्ट्स आप एग्जाम में यूज करेंगे, कहानी मत लिखते जाइएगा, बस 1 लाइनर. ठीक है. आप जब उसको बना रखे हैं, ये सबसे बड़ी प्रिपरेशन है जीएस की. स्टेटिक में है ना, वैल्यू एडिशन करना बहुत मुश्किल है और उस पर मार्क्स मिलना भी काफी मुश्किल है. आप इस डायनामिक पार्ट को स्ट्रेंथन कीजिए. स्टेटिक तो आपने प्रीलिम्स की तरह 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद आपका स्टेटिक ही रह जाता है. ठीक है. तो आप डायनामिज्म जो है, डायनामिक पार्ट जो है, करंट अफेयर्स के थ्रू और इवेंट्स के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे एनकैप्सुलेट कीजिए. दैट कैन बी यूज्ड इन द एग्जाम. जीएस के लिए काफी है. अगर आपने पॉलिटिकल साइंस के लिए नहीं बनाया तो दैट इज लिटिल डिस्करेजिंग, थोड़ा डिस्करेजिंग है, लेकिन नॉट द डेथ लेटर. उसके लिए खास आप है ना 70-30 में टाइम को बांट दीजिए. मैंने ऐसा किया था फॉर ऑप्शनल, फॉर जीएस. इसमें है ना वो सारी जो नोट्स बनाना है वो एक्टिविटी कर लीजिए स्टार्टिंग के 2-2.5 महीने में. फिर उसके बाद सिर्फ उस नोट्स ही को पढ़ते रहिए. नोट्स को पढ़ते रहिए, आंसर पेपर टेस्ट सीरीज लिखिए, पढ़ते रहिए, टेस्ट लिखिए. एक हद आ जाती है, एक लिमिट आ जाती है कि उसके बाद आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन है. द डिफरेंस इज ब्रॉट बाय द नंबर ऑफ टेस्ट यू सॉल्व, नंबर ऑफ आंसर्स यू राइट. कि इतना क्रिएटिव एबिलिटी है ना कि जब आप लिख रहे हैं तभी आप सीखते हैं कि क्या नई चीज लेना है, कैसे डायग्राम्स को यूज करना है. बॉर्डर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आया था, मैंने ऐसा डायग्राम उतारा. ठीक है. फिर यहां से दिखा दिया कि कौन सी डिफरेंट पेन से पेंसिल से कि कहां कौन सी यूनिट लगी हुई, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. दिखाया एक जगह दिखाया इसकी स्ट्रेंथ क्या, कि टोपोग्राफिक प्रोफाइल के साथ, रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस के साथ हम ट्रेन कर सकते हैं. दूसरा, अगर एक कंसर्टेड अटैक आता है इंडो पाकिस्तान की तरफ से, रेजिमेंटेड रेस्पॉन्स रहेगा हमारा, है ना. प्रोस कॉन्स दोनों दिखा दिए, डायग्राम उतार दिया. इस तरह से यूज करना कैसे सीखेंगे? जब आंसर लिखेंगे. नया स्ट्रोक तभी सीख सकते हैं जब आप पानी में रह रहे हैं.
backstroke, butterfly, whatever. Does the justice to your question? Who you have asked? हाँ, GS4. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैंने इसमें कुछ नॉवेल चीज की थी. न्यूज़पेपर से, बुक्स से, ये बिपिन चंद्रा की बुक थी, वहां से भी मैं हिस्ट्री लेता था, वहां से भी एथिक्स के इंसिडेंट्स लेता था. जहाँ ऑप्शनल पढ़ रहा है तो सारा एथिक्स के लिए ढूंढ रहा हूँ, पेपर पढ़ रहा हूँ तो एथिक्स के लिए ढूंढ रहा हूँ. एथिक्स है ना, आधी रात में नहीं आता, एग्जाम के लिए नहीं आता. इट्स इनग्रेन्ड बायोलॉजिकली एंड कंडीशनली इन योर ब्रेन. ठीक है, तो उसके लिए आपको थ्रू आउट एक ही ऐसी चीज है जिसको डेली बेसिस पे करना है आपको, 15 मिनट्स मे बी ईच डे. आपको क्या करना है, सारे टर्म्स को ब्रेक करना है सिलेबस में, जो भी है एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ट्रांसपेरेंसी, प्रोबिटी, जितने भी जार्गन्स हैं, उसको अपना खुद का डेफिनेशन दीजिए. पढ़िए पहले कुछ उसके बारे में, फिर बाद में अपना डेफिनेशन दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, इम्पार्शियलिटी आया, आई एम पार्ट, मतलब नो पार्ट्स, नॉट ट्रीटिंग थिंग्स इन पार्ट्स, दैट इज इम्पार्शियली. पार्टीजानशिप, यू नो, बीइंग फेवर्ड टुवर्ड्स वन पार्ट, ये मेरा डेफिनेशन था. फेवरिंग वन पार्ट, फेवरिटिज्म, फेवरिंग वन पर्सन. इस तरह से आप अपना बना लीजिए टर्म्स को. उसके साथ दो चीजें कीजिए, एक अपनी प्राइवेट लाइफ से एग्जांपल दीजिए और एक अपनी पब्लिक लाइफ से एग्जांपल दीजिए. प्राइवेट लाइफ से हो सकता है कि इम्पार्शियलिटी का, शायद आपने किसी दो दोस्तों का जब बात हुई थी, आपका एक भाई था, एक भाई नहीं था, आपने जिसका हक था उसको दे दिया. ठीक है. और अगर इसमें आता है ट्रांसपेरेंसी का, तो आप बता देंगे किस तरह से इम्पार्शियलिटी का. सारी के कामराज कौन थे? कांग्रेसमैन, सिंडिकेट हेड. 60s में कांग्रेस का सारा दारोमदार लगभग इन्हीं के हाथों में था. चीफ मिनिस्टर ऑफ, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु. ठीक है. व्हेन ही विजिटेड हिज मदर्स हाउस, ही सॉ अ टैप बाय म्युनिसिपैलिटी व्हिच वाज नॉट देयर इन अदर हाउसेस. दूसरे घरों में नहीं था. म्युनिसिपैलिटी को कॉल लगाया, लगा के बोला कि मेरे घर में जो टैप आया है इसको निकाल दीजिए. द टैप वॉज फॉर हिज एलिंग मदर. बूढ़ी माँ थी, उसके लिए लगाया गया था किसी रिलेटिव ने. दैट इज इम्पार्शियलिटी फ्रॉम पब्लिक लाइफ. इसी तरह से एग्जाम्पल्स आप डालते जाइएगा. ट्रांसपेरेंसी के बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं. डू नॉट फियर टू गिव एन एग्जाम्पल. सारी चीजों से, पेपर से, टेक्स्ट बुक से, जहां पे भी पढ़ रहे हैं ना, चिट्ठी लिखा के लिख दीजिएगा कि सी ऑल्सो डायमेंशंस फॉर एथिक्स. सारी बुक में मैंने चिट्ठी लगा दी थी. जब भी पढ़ता था तो वो एथिक्स का डायमेंशन याद आता था. जब पढ़ रहा होता था, जल्दी से वो मेरे जो एथिक्स का सेक्शन था वहां पे नोट कर देता था मैं. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस वाज व्हाट आई डिड. ऐसे के लिए क्या स्पेशल आप करेंगे, क्योंकि ऐसे में काफी वेरिंग टॉपिक्स रहते हैं. कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ब्लैंक हो जाते हैं कि ऐसे में हाँ समझने में डिफिकल्टी हो जाती है. जी, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगेन ये एजुकेशन सिस्टम से ही हमें आना चाहिए था, लेकिन कभी कभार हमारा स्कूलिंग अच्छा नहीं होता तो हम सीख नहीं पाते हैं. तो मैं अपने पेपर को ऐसे के 6 पेजेस में बांटता था. यानी ऐसे मेरी स्ट्रक्चरिंग के लिए मैं ऐसे पेपर को डिवाइड करता था. यहाँ पे इंट्रो लिखता, यहाँ पे कंक्लूजन लिखता, और ये बॉडी के लिए होता था. तो ऐसे लिखने के मेरे 3 तरीके थे. अप्रोच 1 वॉज सिस्टमिक एनालिसिस. What do we mean by that? जब आप बायोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं, टिश्यू सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है. ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, एलिमेंट्स, एंड दे रिलेट टू ईच अदर, एंड फाइनली दे रिलेट टू द ह्यूमन बॉडी. इसी तरह से किसी भी सिस्टम्स के एलिमेंट्स होते हैं. एलिमेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दोज एलिमेंट्स आर. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन दोज एलिमेंट्स. डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो. फिर द इंटरेक्शन बिटवीन द एलिमेंट एंड द एनवायरमेंट. ये सिस्टमिक एनालिसिस. मैं एग्जांपल दूंगा. एक टीचर थे ज्योग्राफी के, उन्होंने बताया था ये टेक्निक. मान लीजिए सरोगेसी पे आपका एक ऐसे आता है. इट्स अ सिस्टम. एलिमेंट्स क्या हैं? सरोगेट मदर, क्लिनिक्स, फर्टिलिटी क्लिनिक्स, कमिश्निंग पेरेंट्स, लॉ सिस्टम ऑफ द कमिश्निंग कंट्री, लॉ सिस्टम ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच द कमिश्निंग पेरेंट्स आर. Okay, baby, family of the surrogate mother, okay, gender of the commissioning parents, ये सारे एलिमेंट्स हैं. गोज ऑन. अब जब इस पे एक थोड़ा लिखेंगे आप, ऐसे में डाइवर्सिटी आ गई ना आपके.
इतना आपने लिखा। अब फिर उसके बाद में इंटरेक्शन देखना शुरू कर दिया आपने। सरोगेट मदर का फर्टिलिटी क्लिनिक से क्या है? फर्टिलिटी क्लिनिक्स एक्सप्लॉइट सरोगेट मदर, दे डू नॉट टेक केयर ऑफ द पोस्टपार्टम हेल्थ कंडीशन ऑफ दैट वुमेन, है ना, द रिलेशन, इमोशनल रिलेशन शी वुड हैव विद बेबी, another element, okay, and we are treating her body as a contract, as a thing to be transacted. ये सारी चीजें एथिकल, सारी चीजें इसमें आ गई। फिर बाद में लास्ट में क्या कर रहे हैं आप? एलिमेंट का सिस्टम एम्बियंस के साथ क्या है? इंडियन सोशल सिस्टम, हाउ सोशल सिस्टम्स लाइक पॉवर्टी, बिहेवियरल कंसिडरेशंस आर फोर्सिंग वुमेन टू टेक अप सरोगेसी, एंड हाउ इंडिया हैज बिकम अ कमर्शियल हब। ये सारी चीजें आ गई। दिस इज सिस्टमिक एनालिसिस। Now you can also go for something called as pestle. आप है ना अपने इशू को ब्रेक कर रहे हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, अरे कंटिन्यू हो सकता है ये। ऐसे बांट दिया तो पॉलिटिकल में किसी इशू में आपने मान लीजिए एजुकेशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रोविजंस हैं, स्कीम्स क्या क्या हैं, हिस्टोरिकली किस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स ने सपोर्ट किया। फिर ये सारी चीजें इस ब्रेक करके आप लीगल से लेके सारे एथिकल से लेके सारे सेक्शन में आपने बांट दिया, कनेक्ट करना शुरू कर दिया। एक एंगल को मान लीजिए आपने एक पैरा दे दिया, स्टार्टिंग के लाइन में आप क्या लिखना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट लाइन को लिख दीजिए, फिर बाद में सारी चीजों को उसको कवर अप कीजिए। पॉलिटिकल जितना भी डायमेंशन हो सकता है, उसी तरह से नेक्स्ट पैरा आप जब शुरू करें एनवायरमेंट पे, स्टार्टिंग की लाइन में एनवायरमेंटल कंसिडरेशन वो आना चाहिए, दिखना चाहिए उसको कि आप ऐसे आप वो भी कर सकते हैं कि सब सेक्शन बना के एनवायरमेंटल, वो बहुत ज्यादा मैकेनिकल लगेगा, है ना। सो यू यूज इट दैट वे। So this is another way, pestle उसको बोलते हैं। और तीसरा, it can be the level of analysis, multi level analysis। हो सकता है कि आप individual level analysis करेंगे पहले, then you will go for organizational analysis, then you will go for structural analysis। इसका मतलब क्या है? ये तो वर्ड्स हैं बस। इंडिविजुअल में आप ऐसे करेंगे कि मान लीजिए कोई फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आता है कि हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ माइंड। आप दिखाएंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या कैसे काम करता है। अगर मैं इंसान हूं, ठीक है, अगर मैंने मान लीजिए कि सिर्फ घर बनाना, दौलत कमाना इसको सक्सेस मान लिया था, तो आई वुड गेट हैप्पीनेस ओनली इन दैट। इंडिविजुअल लेवल पे आप एड्रेस करेंगे। फिर बाद में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन से, लाइक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक कमीशन, इलेक्शन कमीशन हुआ, फाइनेंस कमीशन हुआ, इसमें किस तरह से सक्सेस इज सीन एज अ स्टेट ऑफ माइंड। किस तरह से बहुत डिफिकल्ट होता है ये। एग्जाम्पल मैंने जो दिया वो डिफिकल्ट था, आई शुड हैव गिवन मोर कॉन्ग्रुएंट एग्जाम्पल। बट द एनालिसिस इज, पहले आप इंडिविजुअल की हद तक के बारे में बात करेंगे, उसके सोशल इंपैक्ट इंडिविजुअल पे क्या होंगे, एनवायरमेंटल इंपैक्ट इंडिविजुअल पे क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपैक्ट इंडिविजुअल पे क्या होंगे। फिर दो सेम काइंड्स ऑफ इंपैक्ट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से वो बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, एंड देन ऑन इंटरनेशनल। यहाँ पे वो स्ट्रक्चरल, और एल्स यू कैन ऑल्सो गो फॉर म्यूनिसिपल लेवल, स्टेट लेवल, कंट्री लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल। ये भी आप एनालिसिस फॉलो कर सकते हैं लेवल्स एनालिसिस में। डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ ऐसे, है ना। अगर कोई मान लीजिए कॉस्मोपोलिटन टाइप से ऐसे आता है तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, है ना। तो ये 3 तरीके थे जिसको मैं अपनाता था। और कोई क्वेश्चन है? I would say one thing. I have scored 152 or 153 in essay. Zishan has scored 163 in essay. So 10 marks more than me. So he is from your city, Aurangabad. And he writes essay very beautifully. We were writing essays together. So we can take guidance from him also. I would request sir to please ask him at the end to share his essay strategy. Okay. So any further question? They might have given reasons. An individual is a rational animal. Man is a rational animal. Whenever someone gives you a value proposition, कि I like butterflies, you should like a butterfly. You should ask, reasons please. I would say very colorful, very lively, fills joy every time I see it. Once I saw a butterfly, I was very, very nervous. I was rejuvenated. Seems persuasive? If it is, take it. कुछ बोलेंगे butterflies are dull. After all, just colors.
short life for 2 days or 3 days, and then it's gone. No permanence. Seems persuasive? Take it. Contrast it. The lesson is, there will be different strategies because the exam itself is so diverse. मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि मुझे एक साल के अरसे में for 1 year period it's difficult to find what all. अब खाली न्यूज़पेपर नहीं है, कौन सा न्यूज़पेपर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. अलग अलग थिंकर अलग अलग आर्टिकल्स अलग अलग पेपर्स में लिखते हैं, अलग अलग मैगजीन्स आती हैं. एक छोटा सा इंसान क्या कुछ करेगा. तो ये मेरी थॉट सी. आपकी थिंकिंग में कनेक्टिंग डॉट्स, स्टीव जॉब्स बोलते हैं ना, योर बॉडी समहाउ नोज दैट हाउ दोज डॉट्स शुड बी कनेक्टेड. ओनली थिंग इज इट शुड बी रैशनल, इट शुड नॉट बी इरैशनल कि इसने कह दिया तो मैंने ले लिया. पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल था, 326 आ गए, ये स्ट्रेटेजी कर ली तो मैं भी ले लूंगा. नहीं, इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको डायरेक्शन मिलना चाहिए, बाकी सारी कंसिडरेशंस होनी चाहिए. फॉर एवरी वैल्यू प्रपोजिशंस देयर विल बी रीजंस. जज द रीजंस, टेक द वैल्यू प्रपोजिशन. ये क्वेश्चन ये बोलता है कि आईएएस ऑफिसर बनना बहुत डिफिकल्ट है. आप इस तरह कहेंगे कि आईएएस ऑफिसर बनना कितना आसान है. There is no dangerous thought. Thinking itself is dangerous. Extolled Hannah Arendt. बोलना ये चाह रही थी कि ऐसा डेंजरस थॉट नाम की कोई चीज नहीं है. जो इंसान सोचता है इसी में काफी डेंजरसनेस महसूस हम कर सकते हैं. हिटलर है, when he thought dangerously. टोटलिटेरियन सिस्टम है. ऐसे सिस्टम में हैना अरेंट का एक्चुअली फिलोसॉफिकल मैसेज ये था कि जब टोटलिटेरियन सिस्टम होता है, जब आपको सोचने का टाइम नहीं दिया जाता, तो जब आप सोचते हैं ये खुद डेंजरस है क्योंकि आप मार दिए जा सकते हैं. अब मैं आपका सवाल इस तरीके से दूंगा कि आपका ये सोचना ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क है. आप सोचते रहिए. लगेगा कि इम्पॉसिबल है, लगेगा कि आप नहीं कर सकते, लगेगा कि बहुत बड़ी चट्टान है, आपके बनाने वाले से बड़ी नहीं है, आपकी कुव्वतों से बड़ी नहीं है. तो आप सोचते रहिएगा. जी नहीं, मैं अगर हमदर्द में रहता तो मैं झूठ बोलता, क्योंकि मैंने बोला कि पहले इसमें गाइडेंस सही नहीं था, टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व किया था, फ्रेंड सर्कल नहीं था. तो 2015 में मैंने वाजीराम में ऑप्शनल की कोचिंग ली. ठीक है, जीएस में मेरे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने स्पॉन्सर किया था, लेकिन मैंने नहीं लिया. जून में मैं वापस गया कर्नाटका स्टेट सर्विसेज का मेंस लिखने के लिए. डिवाइडेड था मैं स्टेट सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज में. फिर वापस आया जनवरी 2016 में. जब से मैंने ये जो हमदर्द स्टडी सर्कल में रहा, मैंने तब से 1 साल वहां पे गुजारा. जामिया में 2017 के 3 महीने गुजारे. नहीं, एग्जाम दिया था मैंने.